नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 30 जून को उत्तराखंड आबकारी सिपाही और परिवहन आरक्षी का पेपर आयोजित कराया गया था। इस पेपर की आंसर की 2 जुलाई को यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी कर दी गई है। इस ऑफिशियल आंसर की के जरिए दोस्तों आपने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे, ठीक है, और आई होप आप सभी के मार्क्स अच्छे बने हों। फ्रेंड्स, जिन दोस्तों के अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं, जिनका पेपर खराब हुआ है, तो वह निराश ना हो, ठीक है। अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। आप ये जानिएगा कि आपने किस क्वेश्चन को गलत किया, आपका कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर रहा है, ठीक है। तो उन टॉपिक को, उन सब्जेक्ट को दोस्तों अपना मजबूत बनाइएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आप अपना अच्छा स्कोर गेन कर सकें, ठीक है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में इस पूरे पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं इस ऑफिशियल आंसर की के जरिए। जो हमारे नए दोस्त हैं और जिन दोस्तों का पेपर नहीं था, तो वह इस क्लास को पूरी जरूर देखेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ठीक है, और उनका आंसर क्या माना है, ठीक है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग आंसर मान लेते हैं और आयोग जो देता है तो वह दोस्तों कुछ और ही आंसर देता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल आंसर की आपको सही और गलत आंसर बताएगी, ठीक है। तो आप इस पूरे पेपर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। सबसे पहले दोस्तों हम सामान्य हिंदी को जानेंगे, और सामान्य हिंदी के दोस्तों हमारे एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों भाषाएं दी हैं और सूची 2 में लिपि दी हैं, ठीक है। तो पहली भाषा है मराठी, और मराठी जो है दोस्तों तो वह आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, तो ये दोस्तों फारसी लिपि में, ठीक है। फ्रेंच, ये दोस्तों आपकी रोमन लिपि में, और पंजाबी भाषा जो होती है तो वह दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर रहेगा तो वह ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है विकल्प हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है। तो विदेशी उपसर्ग हमें बताना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपका उर्दू और फारसी भाषा का उपसर्ग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो हमें कथन असत्य बताना है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निस का अर्थ ऊपर नहीं होता है, ठीक है। ये जो दिया है दोस्तों, ये शब्द हमारा गढ़वाली या कुमाऊनी भाषा का है। अगर आप कुमाऊनी या गढ़वाली हैं और आपको इस भाषा का सही अर्थ पता है तो आप दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। उथे का अर्थ जो होता है तो वह उस तरफ होता है, यख का अर्थ दोस्तों यहाँ होता है, और जख का अर्थ दोस्तों जहाँ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि निस का अर्थ ऊपर नहीं होता। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि प्रारूपण शब्द का पर्याय है। तो प्रारूपण शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है, तो दोस्तों आलेख, मसौदा तैयार करना और ड्राफ्टिंग, ये तीनों दोस्तों इसके प्रारूप हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन करना है हमें, तो उदय का अस्त होता है। तो ये दोस्तों हमारे विलोम शब्द दिए हैं, मतलब, ठीक है। तो उदय का अस्त, इहा का अनिहा, ठीक है। और खंडन का हमें बताना है कि विलोम क्या होगा। तो खंडन का दोस्तों मंडन होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, मूसो, मुस, मुसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो दोस्तों इन तीनों शब्द के लिए हमें एक हिंदी शब्द बताना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चूहा, ठीक है। ये चूहा के दोस्तों पर्यायवाची है। आप मूसक जानते होंगे, मूसक किससे बोलते हैं, चूहा को, और उसी से बने हैं मूसो, मूस और मूसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। तो जो दोस्तों हिस्ट्री का एक पार्ट होता है प्रागैतिहासिक, ठीक है, तो उसी का हमें अर्थ बताना है। तो इसमें दोस्तों क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का जो इतिहास होता है तो वह प्रागैतिहासिक इतिहास कहलाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
ए। ठीक है, अगला प्रश्न है नो कुवारी व्या। ठीक है, तो नो कुवारी व्या का लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ये एक लोकोक्ति दी है दोस्तों, इसका हमें अर्थ बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कार्य में अत्यंत जटिलता होना। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा हमारा कि कार्य में अत्यंत जटिलता होना। ठीक है, यह अर्थ होता है नो कुवारी व्या का अर्थ। ठीक है, और लोकोक्ति क्या होती है? तो लोकोक्ति जो होती है दोस्तों, ये पूरा एक वाक्य होता है। मुहावरे जो होते हैं तो वह वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। मुहावरा जो है तो वह दोस्तों आपका किस भाषा का शब्द है वह आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो बनते हैं तो वह दोस्तों शब्द बनते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जो वर्ण होते हैं तो वर्ण जो होते हैं वह लिखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, और ध्वनि जो होती है तो वह दोस्तों मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। पर दोनों चीज़ दोस्तों एक ही है, आप याद रखिएगा, ध्वनि और वर्ण। ठीक है, ये दोनों दोस्तों एक ही चीज है, ये मौखिक आधार पर और ये लिखित आधार पर। ठीक है, वर्ण के मेल से क्या बनता है? तो दोस्तों शब्द बनता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, पर यहाँ पर पूछा ध्वनियाँ, तो ध्वनियों के मेल से भी दोस्तों शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है थारूवाट क्षेत्र कहलाता है। थारूवाट क्षेत्र तो दोस्तों ये आपका खटीमा और सितारगंज वाला क्षेत्र कहलाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उधम सिंह नगर में दोस्तों सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और उधम सिंह नगर के खटीमा सितारगंज में दोस्तों ये है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने नासकीय व्यंजन हैं? तो हिंदी में जो नासकीय व्यंजन हैं तो दोस्तों इनकी संख्या 5 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो पंचमाक्षर होते हैं दोस्तों तो वही आपके नासकीय व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यह दोस्तों आपके ये वाला, ठीक है, व, ण, मैं, न, ये तीनों, ये पांचों जो है दोस्तों आपके नासकीय व्यंजन हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बताना है हमें कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना दोस्तों अणिमान नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कामायनी, लहर और आंसू, ये तीनों दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मूसे गाँव गाँव बिराओ हनी हंसी खेई लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ जो है दोस्तों तो वह आपका मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि दोफरा का बटोई छेलू वेठी जा किसकी गीत रचना है? तो ये जो रचना है दोस्तों तो ये आपकी नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है, जो उत्तराखंड के सबसे फेमस गीतकार हैं। ठीक है, तो इन्हीं की यह रचना है। तो याद रखिएगा कि दोफरा का बटोई छेलू वेठी जा। ठीक है, तो ये गीत दोस्तों आपका नरेंद्र सिंह नेगी का है, जिन्होंने दोस्तों हमारे उत्तराखंड का गीत गाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बताना है कि निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम चिन्ह हमें बताना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमारा अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम दोस्तों इस प्रकार से लगाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों कोमा हुआ, ठीक है, मतलब अल्प विराम हुआ। ठीक है, और ये हमारा अर्धविराम हुआ, ये हमारा विसर्ग, और ये दोस्तों ये बराबर वाला चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों हमारे आभूषण दिए हैं और दूसरी सूची में दोस्तों ये आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं, तो वह अंग दिए हैं। ठीक है, तो मैच करते हैं दोस्तों। जो कर्ण फूल है तो वह दोस्तों कान में पहना जाता है। बुल्लक जो होती है, बुलाक जो होती है तो वह नाक में। धगोला दोस्तों कलाई में, और तिमड़िया जो होता है तो वह गले में पहना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बताना है, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। तो निर्मला झाड़ू लगाती है, ये दोस्तों सरल वाक्य है, और सरल वाक्य में क्या होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि निर्मला झाड़ू लगाती है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह दोस्तों रचना के आधार पर एक सरल वाक्य है। ठीक है, रचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर जो है तो वह दोस्तों ENIAC है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 इन दोनों को दोस्तों हमें मैच करना है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों कि मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख, ये क्या कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है दोस्तों विशेषांक। ठीक है, तो अगला है कि किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, तो ये पत्रिका जो कहलाती है ये दोस्तों कहलाती है फीचर। ठीक है, अगला है दोस्तों कि किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, तो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों मूक पत्र। ठीक है, समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां, ये क्या कहलाती हैं। तो ये दोस्तों कहलाती हैं संस्करण। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये दोस्तों इसका मैच है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट है। ये दोस्तों जो हम सेट कर रहे हैं ये हमारा बी सेट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों सोना। अगर इसका हम तत्सम बनाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण हो जाएगा। कर्म, विद्या और गो, ये जो है दोस्तों ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 हिंदी के प्रश्न। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों राज्य से संबंधित विविध जानकारी। ठीक है, मतलब उत्तराखंड जीके। ठीक है, तो उत्तराखंड जीके का पहला प्रश्न है कि अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है। तो ये दोस्तों टिम्बरसैंण महादेव में बनता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद ODDP योजना के तहत निम्न में से कौन 2 उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं। मतलब दोस्तों ये जो एक योजना है एक जिला 2 उत्पाद, इस योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी में कितने मतलब कौन से उत्पादों को चुना गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऊनी, हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में जो सेब होते हैं सबसे ज़्यादा तो वह आपके उत्तरकाशी में ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कुट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें दोस्तों कुट की सहायता से उत्तर देना है। ठीक है, कथन है कि डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। तो सही बात है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे लंबा जो झूला पुल है तो वह डोबरा चांटी पुल है। अब इसका कारण दिया है कि यह टिहरी झील के ऊपर बना है। देखिए बात तो सही है कि टिहरी झील के ऊपर बना है, पर ये दोस्तों इसका कारण नहीं है। अगर यहाँ पर अगर इस पुल की लंबाई दी होती तो ये इसका कारण बन जाता। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है।
तो उत्तराखंड के ये 4 प्रमुख स्थान दिए हैं और ये बताना है कि कौन सा स्थान दोस्तों घाटी में नहीं है। तो लोहाघाट ये दोस्तों घाटी में स्थित नहीं है, यह दोस्तों एक पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पुरोला। तो वैसे ही बोलते हैं हम पुरोला घाटी, पिथौरागढ़ सोर घाटी में है और वैजनाथ दोस्तों कत्यूर घाटी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है। तो उत्तराखंड में जितने भी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जो हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद हैं, तो उन्हें दोस्तों हिमाद्री नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान रहा है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए प्रथम स्थान। ठीक है, तो पहला स्थान रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कुट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कथन है दोस्तों कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये दोस्तों बात सही है। ठीक है, कि श्रीनगर जो है दोस्तों ये पर्वतीय कस्बा है और ये जो है आपका अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो देखिए ये जो कारण है, ये कारण मतलब सही है पर इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक साइड में दोस्तों आपको उत्तराखंड बजट 2023-24 में आवंटन, ठीक है, जो व्यय हैं तो वह आपके दिए हैं। ठीक है, और एक साइड में दोस्तों व्यय का मद दिया है कि किस चीज़ पर कितना खर्च, कितने प्रतिशत खर्च किया गया। ठीक है, तो पहला है दोस्तों कि 16.6% ये शिक्षा पर है, तो ये दोस्तों सही बात है। अगला है कि 7.6% कृषि पर, ये भी सही है। ठीक है, 1.8% ये ऊर्जा पर, तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, 10.9 तो ये दोस्तों आपका पानी की आपूर्ति एवं स्वच्छता पर खर्च है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों जो है दोस्तों सही हैं। ठीक है, जो तीसरा है तो वह गलत दिया है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के हथकरघा, ये हमने कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये आपकी उत्तराखंड में लागू हुई है। ठीक है, सही है। ठीक है, यह योजना मार्च 2027 में समाप्त हो जाएगी, तो ये दोस्तों जो है ये गलत दिया है। ठीक है, तो इसमें केवल एक जो है कथन तो वह आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो उत्तराखंड में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है तो वह गेहूं का किया जाता है, दूसरे स्थान पर है चावल और तीसरे स्थान पर है गन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न है पादरी रेवरेंड वडन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की, तो ये दोस्तों आपकी अल्मोड़ा से प्रारंभ की थी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और हमें जो कुट दिए हैं उनमें से सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सुगंधित पौधा उत्कृष्टता केंद्र, तो ये दोस्तों आपका सेलाकुई देहरादून में स्थित है। एरोमा पार्क ये काशीपुर में बन रहा है। ठीक है, और मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला, तो ये दोस्तों आपकी भवानी नैनीताल में स्थित है। तो ये तीनों दोस्तों सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया था? तो ये क्या था दोस्तों? कीर्ति साहू। ठीक है, तो कीर्ति साहू की उपाधियां हैं दोस्तों कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर। ठीक है, अगला प्रश्न है थाप, नाट एवं ज्योति, तो ये क्या है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों चित्रकला के प्रकार हैं, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि लोकरतन पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था? तो ये दिया था दोस्तों राजा गुमान सिंह ने। ठीक है, काशीपुर के रहने वाले थे दोस्तों गुमानी पंत। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में रहते थे लोकरतन पंत। तो इन्होंने ही दोस्तों ये लोकरतन पंत को गुमानी की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भोटिया लोग कहाँ रहते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोग दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में रहते हैं। मतलब जो हमारा महान हिमालय है या बृहत हिमालय है तो उसमें निवास करती है भोटिया जनजाति। ठीक है, बुक्सा तो यह दोस्तों नैनीताल और देहरादून में निवास करते हैं। जौनसारी ये आपके टिहरी गढ़वाल में निवास करते हैं। और थारू ये दोस्तों आपके मूल रूप से उधमसिंह नगर और नैनीताल में बसे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? तो धर्माध्यक्ष और दोस्तों कौन था? तो ये था हरिदत्त शर्मा। ठीक है, हरिदत्त शर्मा ये सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नव प्रवर्तन। मतलब इनोवेशन जो है तो यह दोस्तों आपका इन 4 लक्ष्य समूह में शामिल नहीं है। जबकि सतत आजीविका, ठीक है, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता ये तीनों दोस्तों शामिल हैं। ठीक है, किस में शामिल हैं? तो ये दोस्तों उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब जो कुट दिए हैं तो उनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों मतलब हमें एक साइड में शहरों के प्रकार दिए हैं और एक साइड में शहर। ठीक है, तो धार्मिक केंद्र, तो धार्मिक केंद्र कौन से हैं इनमें? बद्रीनाथ, ऋषिकेश और जागेश्वर। ठीक है, तो ये इससे मैच कर जाएगा। फिर आता है दोस्तों पर्यटन गंतव्य, तो ये है दोस्तों ओली, मसूरी और रानीखेत। ये तीनों जो है दोस्तों उत्तराखंड के एक फेमस पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, आता है हमारा कि पूर्व शासकों की राजधानी। तो उत्तराखंड के जो पूर्व शासक रहे हैं, चाहे वह आपके पवार हों या फिर चंद शासक हों, तो उनकी राजधानियाँ रही हैं श्रीनगर, कीर्तिनगर और दोस्तों अल्मोड़ा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि व्यापारिक मेला शहर। तो व्यापारिक मेला शहर कौन से हैं? गोचर, बागेश्वर और जोलजीबी। देखिए गोचर जो है तो ये भी आपका मेला है, बागेश्वर में लगता है उत्तरायणी मेला, और जोलजीबी मेला जो लगता है तो वह दोस्तों काली गोरी नदियों के संगम पर लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये वाला कुट हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या है? तो उत्तराखंड की रैंक जो थी दोस्तों तो वह आपकी 7वीं थी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शिव का पुत्र है और षडानंद भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? तो यह दोस्तों आपका कार्तिकेय है। ठीक है, तो भगवान शिव के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। तो ये कार्तिकेय के बारे में बोला गया है। ठीक है, और कार्तिकेय का कुमाऊं में कोई भी मंदिर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कुट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो एक साइड में दोस्तों हमें
स्थल या फिर मंदिर दिए हैं। मतलब इसमें हमें एक साइड में दोस्तों हमें वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, उस साइड में दोस्तों हमें उनके जनपद दिए हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपका रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यह दोस्तों आपका चमोली में स्थित है। ठीक है। ये दोस्तों जो कुट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको इसमें से माना किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले वो ढूंढेंगे जिसका आपको आंसर पता है। जैसे इसमें सिंपल दिया है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमें सिंपल पता है कि ये उत्तरकाशी में स्थित है, और जो बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वह आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। तो अब हम कुट में ढूंढेंगे कि जो बी दिया है तो बी का क्या होना चाहिए, 3। ठीक है। तो ये इस प्रकार हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने करवाया है। तो विश्वनाथ मंदिर जो है दोस्तों उत्तरकाशी में, इसका जीर्णोद्धार करवाया है रानी खनेती ने। ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में पहला दिया है दोस्तों तुंगनाथ, तो तुंगनाथ कहाँ पर है, तो यह दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है। हाटकालिका, तो हाटकालिका मंदिर ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। गोलू देवता का मंदिर ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और यमुनोत्री मंदिर जो है तो वह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है। कथन ए, कथन 2। तो पहला कथन दिया है दोस्तों कि रामायण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूल डुंगरा में मनाए जाने वाला कौथिक मतलब उत्सव है। दूसरा कथन है कि इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं। तो ये भी सही है, मतलब दोनों कथन हमारे सही दिए हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन दोनों राइट हैं। अगला प्रश्न है कि स्नेहा राणा का नाम किस खेल से संबंधित है। स्नेहा राणा उत्तराखंड की दोस्तों एक फेमस क्रिकेटर हैं। ठीक है। और क्रिकेट में भी दोस्तों ये एक बॉलर हैं, याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों हाल ही में एक टेस्ट मैच हुआ, ठीक है, तो उसमें 10 विकेट हासिल किए। ठीक है। तो याद रखिएगा, चर्चा में भी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। ठीक है। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो दोस्तों जो मेजर जनरल हडसन था तो वह इन 4 बटालियन में से किसी भी बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था, जबकि जॉन मार्ले, जेलेस्पी और ओक्टालोनी ये तीनों दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे। हडसन की बात करेंगे, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें हडसन और निकलसन ये 2 व्यक्ति दोस्तों आपके दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है। पहला कथन और दूसरा कथन। तो पहला कथन दिया है दोस्तों मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावित रहेगी। ठीक है। तो हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है या है। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब दोनों कथन दोस्तों सही हैं। ठीक है। ये जो दोस्तों हमारी एक नीति है ये कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2025 तक प्रभावित रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ये जो हमारा पेपर दिया था दोस्तों, ठीक है, ये जो 14 पोस्टें थी एसआई वाली, ठीक है, उसके अनुसार बनाया गया है। ठीक है। अगर हमारा ये सिर्फ 12th बेस पर होता तो ये इसमें इस प्रकार के कुट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप ये सोचिएगा कि जो 14 एसआई की पोस्ट थी उसी के अनुसार ये पेपर बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कुट का
चयन कीजिए। ठीक है, एक साइड में दोस्तों निर्माण दिए हैं और दूसरी साइड में अवस्थित। ठीक है, जो कोट की माई इसका निर्माण किया गया है तो वह बैजनाथ में किया गया है। स्यालदे बोखर जो है तो वह दोस्तों द्वारहाट। ठीक है, फोर्ट मोइरा का किला तो ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा में बना है। और पुराना दरबार जो बना है तो वह दोस्तों टेरही में बना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। मतलब जो मायावती आश्रम है तो वह दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, लोहाघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन जो है दोस्तों ये आपकी ऋषि तर्पणी। ठीक है, ऋषि तर्पणी से है। ठीक है, देवांगन जो है तो दोस्तों सप्तकुंड। ठीक है, नंदा देवी राजजात बोलते हैं हम, नंदा देवी राजजात यात्रा। ठीक है, और श्री मुख पर्वत जो है तो यह दोस्तों चौखंबा, ठीक है, पर है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैच रहेगा। अब देखिए कुट देख लेते हैं, तो इसमें जो सही कुट है आपका तो वह ऑप्शन वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है। तो पंच केदार जो है दोस्तों तो उनमें से बूढ़ा केदार नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ और मदमहेश्वरनाथ, ये दोस्तों आपके पंच केदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन 2, कथन 3। तो 3 कथन दिए हैं और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो दोस्तों चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज एवं तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में से हैं। सही बात है। ठीक है, सेब, नाशपाती और लीची उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख फल हैं। तो ये भी दोस्तों सही है। कपास उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि कपास जो है तो वह उत्तराखंड में ना के बराबर होती है। मतलब ये सोचिए कि होती ही नहीं है कपास। ठीक है, उत्तराखंड में जो प्रमुख नकदी फसल है तो वह दोस्तों आपका गन्ना है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गन्ना जो है किस प्रकार की फसल है, नकदी फसल है। और कपास भी दोस्तों, तंबाकू भी, ये सब क्या है, नकदी फसल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, कि केवल 1 और 2 कथन राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रवशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है। तो दोस्तों कश्मीरी हाट का संबंध श्रीनगर से नहीं है। ठीक है, केशव राय मठ तो दोस्तों आपका श्रीनगर में स्थित है। श्याम शाही बागान ये भी स्थित है। और बेरागड़ा मंदिर समूह जो है तो ये भी दोस्तों आपका श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 26 जून 2023 को लॉन्च किए गए नंदी पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नंदी पोर्टल ये दोस्तों आपका पशु चिकित्सा और दवाई और टीकाकरण से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो काशीपुर को क्या बोलते हैं, गोविशाण बोलते हैं। देवप्रिया को दोस्तों देवनगर नहीं कहते। अल्मोड़ा को मतलब खगमरा कोट है, तो ये हमें पता है कि खगमरा कोट कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। गोपेश्वर को दोस्तों गोथला, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, गोथल और गोथला दोनों कहा जाता है गोपेश्वर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। तो ये दोस्तों सही बात है। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, ये भी दोस्तों सही है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना कहा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, बसंती गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं, तो ये भी दोस्तों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कथन 1, 2, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता। तो दोस्तों तुगियल जो है तो यह आपका गले में धारण नहीं किया जाता है। जबकि दोस्तों तिरहरी, गुलबंद, लॉकेट ये दोस्तों गले में धारण किए जाते हैं। ठीक है, तुगियल कहाँ पहना जाता है, तो तुगियल जो पहना जाता है कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो सुमेलित बताना है कि कौन सा युग में नहीं है। ठीक है, गंगनाथ ये दोस्तों आपके शूद्रों का प्रसिद्ध देवता है। क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता। चोमू पशुओं की रक्षा करना व नाश करने वाला देवता होता है। ठीक है, हारू ये दोस्तों शिकार का देवता नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों हमने क्या किया, पहले 20 क्वेश्चन किए थे हिंदी के, अब किए दोस्तों हमने 40 प्रश्न उत्तराखंड जीके के। अब दोस्तों आगे करेंगे हम सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण एवं मानसिक योग्यता, मतलब अब हम दोस्तों 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है दोस्तों रीजनिंग का कि 6 लोग ABCDE और F एक व्रत में खड़े हैं। ठीक है, D और C के बीच B है, E और C के बीच A है। ठीक है, D के दाएं तरफ F है, A और F के बीच में कौन होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है तो वह D है, मतलब A और F के बीच जो होगा तो वह आपका E होगा। अब दोस्तों कैसे होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने सर्किल बनाया, इसमें हम पहले 6 प्लेस बना लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें बोला है D और C के बीच B है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर D और C लिया और इसके बीच में बैठा दिया B। ठीक है, तो ये हमने बैठा दिया। आगे बोला है कि E और C के बीच A है, मतलब ये हमने E लिया। ठीक है, E और C के बीच में कौन है, A है। अब लास्ट में क्या बोला है कि D के दाएं तरफ F है। अब देखिए ये D है, जब ये सब अपना मुंह अंदर की ओर केंद्र की ओर लेकर खड़े होंगे तो इसका दाया कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा। ठीक है, और दाएं प्लेस इसकी खाली है और यहाँ पर हमने F को बैठा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया। अब इसमें पूछा है कि A और F के बीच में कौन होगा, तो A और F, ये रहा A और ये रहा F, तो इसके बीच में कौन बैठा है, E। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुट लेखन में क्लियरिटी को 176 लिखा जा सकता है, तो इसी भाषा में फ्रोजन को कौन सी भाषा में लिखा जाएगा। तो इसे दोस्तों 168 में लिखा जाएगा। आपको क्या करना है, इन सभी की प्लेस वैल्यू को लिख लेना है और जितना भी योग आएगा उसका डबल कर देना है। ठीक है, मतलब इसका जो योग आएगा, क्लियरिटी का योग जितना भी आएगा उसका डबल कर देंगे तो हमें 176 मिल जाएगा। अब देखिए प्लेस का मतलब क्या है, जैसे C है तो C की इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, L की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12, A की प्लेस वैल्यू 1, ठीक है, R की 8, I की 9 और T की 20 और बाई की जो होती है तो वह दोस्तों 25 होती है। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में जितना आएगा उसका डबल कर देंगे तो हमें 176 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम इस फ्रोजन की प्लेस वैल्यू लेंगे और सबको जोड़कर उसका डबल कर देंगे तो हमें 168 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर मुड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो देखिए ये एक पॉइंट है हमारा, ऊपर की साइड में देखिए उत्तर होता है, इधर को हम पूर्व बना लेते हैं, इधर नीचे को दक्षिण और इधर को पश्चिम। ठीक है, तो बोला है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है, तो इस पॉइंट से वह उत्तर की दिशा में दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए जब उसने मतलब उत्तर की साइड को चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया तो वह 3 किलोमीटर चला। ठीक है, बाद में यह बाईं ओर मुड़ गया और बाईं ओर मुड़कर यह 7 किलोमीटर चला। ठीक है, 7 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दोस्तों ये बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने की जब मुड़ेगा तो यह दोस्तों नीचे को आ जाएगा। ठीक है, और बाएं मुड़ने के बाद ये दोस्तों 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में पुनः बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। तो ये दोस्तों अब दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड को चलेगा और कितने किलोमीटर चला, 11। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी है, ये अगर हम इसको मैच कर मिला दें तो यहाँ तक की जो मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ तक का भी 3, तो यहाँ पर हम खींचेंगे एक लाइन तो यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है तो यहाँ से हमें यहाँ को इसको मैच कर लेंगे। अब देखिए 3 किलोमीटर तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी, 7 किलोमीटर अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4।
ठीक है। तो 3 और 4, तो यहाँ पर जो बनेगा एक समकोण वाला त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपकी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। इस प्रकार 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो जोड़कर हो जाएगा दोस्तों 25 और 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। तो हमें यहाँ से दूरी मिल गई इस प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। अब इसमें देखिए बोला क्या है, इसमें बोला है कि किस दिशा की ओर वह कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। मतलब अगर वह अपने अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की ओर जाए तो वह किस दिशा में जाएगा और कितने किलोमीटर चलेगा। तो देखिए इस वाले बिंदु से जब ये इधर को चलना शुरू करेगा तो कहाँ जाएगा, पश्चिम और उत्तर के मध्य, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, और कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट में परिणामों को लेने के लिए समान प्रक्रिया अपनाई गई हो तब संख्याओं के द्वितीय सेट में प्रश्न सूचक चिन्ह को निम्न में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। मतलब ये जो हमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है तो इसके यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए कैसे करना है, ये दिया है दोस्तों 24, ये दिया है दोस्तों 18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 6, ठीक है। 8 और 2 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 और 6 की हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60, और 60 का हाफ करेंगे तो मिल जाएगा दोस्तों 30। तो हमें यहाँ पर बीच में कितना दिया है 30। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम तीसरी फिगर में भी देखेंगे तो देखिए 7 और यहाँ पर दिया है 5, तो 7 और 5 के बीच का डिफरेंस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और ये ऊपर नीचे वाले जो हैं इनके बीच का डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच का 4। अब इन दोनों की गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है, क्योंकि 12 चौक 48 और 48 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमें जो प्रश्न वाली फिगर दी है उसमें करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आमने ऊपर नीचे वाली जो संख्याएं दी हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। जो दाएं बाएं वाली संख्याएं दी हैं उनके बीच उन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों हमें, ठीक है, ये 13 दिया है और ये 7 दिया है, ठीक है। तो 3 और इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना हो गया 20, ठीक है। तो 3 की गुणा 20 से करी तो 60 मिला, और 60 को दोस्तों फिर से हम इसको आधा कर देंगे तो मिल जाएगा 30। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा आंसर जो आएगा तो वह 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो ये दोस्तों रेडीमेड क्वेश्चन है, आपको मुजावानी याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को मतलब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन जो था तो वह दोस्तों शुक्रवार दिन था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो कौन सा दिन था। तो दोस्तों इस दिन बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है जिससे दोस्तों आपको पेपर में सोल्व करना ना पड़े। अगला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ इंडिकेट मार्क दिए हैं, ठीक है। मतलब किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दिया है कि 79 स्टार 21 बराबर 20। तो देखिए कैसे हो सकते हैं, अगर हम 79 में 21 प्लस करेंगे तभी तो हमारा 200 होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्टार की जगह यहाँ पर क्या होगा प्लस, मतलब स्टार प्लस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। 77 और 52। अब देखिए 77 और 52 से किस प्रकार 25 मिलेगा, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा तभी हमें 25 मिल सकता है। मतलब ये जो हमें एक मार्क दिया है तो इसका मतलब है माइनस, ठीक है। फिर आता है दोस्तों 100 और 25। तो देखिए ये जो हमें यहाँ पर बीच में गुणा की तरह एक साइन दिया है, ठीक है, इसका मतलब है भाग, क्योंकि 25 से अगर हम 100 को भाग देंगे तभी हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भाग, ठीक है। फिर नीचे दिया है दोस्तों 16 हैज 4,
और बराबर दिया है 64। तो हैच का मतलब है दोस्तों गुणा, क्योंकि 16 की गुणा करेंगे 4 से तो 64 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि किस सूचक का साइन क्या है। ठीक है, तो नीचे हमें प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न में हम पुट कर देंगे। तो स्टार का मतलब क्या था, प्लस। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, माइनस, और इसका मतलब था दोस्तों भाग, और हैच का मतलब था दोस्तों गुणा। और पूरे को सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1000। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मैच द फॉलोइंग क्लॉक टाइम और वाटर टाइम। ठीक है, तो एक साइड में दोस्तों हमें घड़ी का समय दिया है और उसका जल प्रतिबिंब दिया है। ठीक है, तो सिंपल आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। देखिए, एक टाइम होता है हमारे पास 17:90, एक टाइम होता है 18:30। ये देखिए, ये दोनों जो है टाइम सेम है, 17:90 और 18:30। ठीक है, अगर हम इस 90 में से 60 मिनट निकाल देंगे तो यहाँ पर 18 बच जाएंगे और बचेंगे 30 मिनट, मतलब 18:30। ठीक है, तो दोनों बात सेम है। अब देखिए, ये दोनों हमें कहाँ पर यूज करने हैं, जब हमें मिनट 30 से ऊपर दिए हों तो हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी है, और अगर हमें 30 से नीचे दिया हो तो दोस्तों हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब अब इसे करके देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया है हमें पहला टाइम 8:15। तो देखिए, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो यहाँ पर 15 मिनट दिए हैं ना, तो हमें टाइम कौन सा यूज करना होगा, 18:30। अब 18:30 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 10:15। ठीक है, तो देखिए 10:15 कहाँ पर बज रहे हैं, तो ये दोस्तों इसी के सामने बज रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर निकल के आएगा तो वह आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं, PQ तथा PQ का पुत्र है, PQ का पुत्र है। तो देखिए, जैसे P है तो PQ का पुत्र है, PQ का पुत्र है। तो देखिए, पुत्र है तो पुत्र को हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, मतलब जहां पर भी हम मेल की बात करेंगे तो वहां पर हम बॉक्स बना देंगे उसके ऊपर। ठीक है, देखिए अभी पहले सेंटेंस से हमें ये पता नहीं चला है कि जो Q है तो Q मेल है या फीमेल, बस ये पता चला है कि Q का पुत्र कौन है, P। तो हमें यहाँ पर फीमेल का पता चल गया तो हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया। ठीक है, अगली लाइन है दोस्तों, किंतु Q P का पिता नहीं है। जो Q है तो ये Q P का पिता नहीं है, तो इसका मतलब माता होगी। ठीक है, तो हमने माता के लिए यहाँ पर सर्किल बना दिया। ठीक है, आता है आगे कि R S का पुत्र है, R S का पुत्र है। ठीक है, तो ये देखिए अलग एक लाइन है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। फिर बोला है कि जो कि P का भाई है। अब देखिए यहाँ पर जो कि P का भाई है, मतलब R S का पुत्र है और ये S जो है ना, S वह P का भाई है। अब भाई के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक ऐसा लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर S को क्या बना देंगे, भाई किसका, P का। तो ये भी दोस्तों क्या है, तो ये भी मेल है, तो हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया इसके ऊपर। ठीक है, और बोला क्या था कि R S का पुत्र है। ठीक है, और जो कि P का भाई है। तो मतलब जब S जो है R का पुत्र है तो ये दोनों दोस्तों क्या होंगे, पति पत्नी, और पति पत्नी के लिए हम उल्टा S बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा R। तो ये क्या हो गया दोस्तों, पति हो गया किसका, Q का, मतलब P का पिता, S का पिता और Q का पति। ठीक है, आगे बोला है कि T S की पत्नी है। जो T है दोस्तों तो वह S की क्या है, पत्नी। इस S की पत्नी कौन है दोस्तों, T। ठीक है, तो ये पत्नी हो गई, तो हमने सर्किल बना दिया। अब इसमें बोला है कि इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं। तो देखिए इसमें पुरुष कौन कौन है, ये दोनों पुत्र और इनका पिता। ठीक है, तो इसमें 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, मेल हो जाएंगे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
आगे दिया है दोस्तों कि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करते हुए 3 समूह में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है तो वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से होगा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है हमें यहाँ पर सर्किल, और तीसरे में भी सर्किल दिया है, और छठे में भी देखिए सर्किल दिया है। तो 1 3 6, तो ये वाला पेयर हमारा 1 3 6, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या दिया है 2 5 7, तो देखिए 2 में क्या है तो यहाँ पर हाफ सर्किल, फिर 5 में क्या है यहाँ पर भी हाफ सर्किल, फिर 7 में क्या है तो यहाँ पर भी दोस्तों हाफ सर्किल दिया है। तो देखिए ये भी हमारा समूह सही है। फिर देखिए आगे बचा क्या, तो यहाँ पर देखिए बीच में ट्रायंगल दिया है, ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी दोस्तों ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, और इसमें हमने एक फिगर को एक बार ही यूज किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। तो दोस्तों कर लेते हैं इसको। देखिए इसमें बोला है कि जो हमारी वर्णमाला है तो उसमें 26 लेटर होते हैं, उसके आधे शुरू के आधे मतलब 13 को हम उल्टा लिख लेते हैं। तो उल्टा लिखेंगे दोस्तों जैसे A B C D E F G H I J K L M। तो ये देखिए ये शुरू के 13 ये हमने उल्टे लिख लिए, मतलब आधी वर्णमाला हमने उल्टी लिख ली है। आगे बोला है आधे वर्णों को उल्टा लिख लें तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। अब देखिए इसके आगे की वर्णमाला जो होगी एम के बाद की वो सब क्या होगी सेम ऐसी लिखे जाएगी, N O P Q R S T। हमसे पूछा है सिर्फ आर और किसके मध्य, के मध्य। तो देखिए के हमें यहाँ पर मिला और आर यहाँ पर दिया है। अब इसके बीच में हम गिन लेते हैं कि कितने लेटर आए हैं। तो देखिए तो पहला है जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 14 लेटर क्या होंगे दोस्तों के और आर के मध्य होंगे, ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली दोस्तों आपको करके दिखाया है, पूरा सॉल्यूशन बताया आपको रीजनिंग का भी। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों रीजनिंग पढ़नी है तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, प्रयास किया जाएगा आपको रीजनिंग पढ़ाने का, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो का सदस्य बना, ठीक है। तो देखिए अब जो हम कर रहे हैं तो ये सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमने पढ़ा जिसका सही आंसर है फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड जो है दोस्तों ये नाटो का 31वां सदस्य देश है, और कब बना सदस्य है 4 अप्रैल 2023 को बना था, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं इसमें, और 32वां देश कौन शामिल हुआ, स्वीडन। कब शामिल हुआ, 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सीधा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 32वां नाटो सदस्य देश कौन सा है, तो दोस्तों स्वीडन है, जो कि 7 मार्च 2024 को बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों हमें फसल दिए हैं और उनके प्रकार दिए हैं, ठीक है। तो देखिए खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल की प्रमुख फसलें जो होती हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कपास होती हैं। रबी की फसल जो ठंडों में उगाई जाती हैं तो गेहूं, जौ, ज्वार, चना एवं तिलहन होती हैं। ज़यात की फसल, ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में उगाई जाती हैं, जिसकी प्रमुख फसलें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां एवं फल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है दोस्तों मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती में क्या होता है, पशु मतलब कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन भी की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि मिश्रित खेती में दिया क्या है कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिश्रित खेती के साथ मिश्रित खेती में क्या होता है हम जो फसल उगाते हैं उसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन भी करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है मिश्रित खेती। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है।
तो दोस्तों WTA, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया था, इसने दोस्तों मुक्त व्यापार किया था, मतलब व्यापार को बढ़ावा दिया था। ठीक है। RBI, तो RBI जो होती है दोस्तों भारत की बैंक है, ठीक है, सार्वजनिक बैंक, जो दोस्तों बैंक दरों को निर्धारित करती है। MSP के जरिए दोस्तों कृषि विपणन, ठीक है, को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। गरीबी जो दोस्तों सतत विकास से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1, कथन 2, नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये सही कथन दिया है। अगला कथन है कि नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना है। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ कौन इसमें पूछा है, मतलब ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब केवल कथन 2 गलत है। जब केवल कथन 2 गलत है तो पहला कथन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया। तो सही बात है। जो दोस्तों गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, उसके द्वारा 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया और इसके जरिए दोस्तों जो भारत के समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला कथन है कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। तो दोस्तों सरासर गलत है, क्योंकि इसने तो प्रतिबंध लगाया था भारतीय समाचार पत्रों पर। ठीक है। जैसे सोम प्रकाश जो था, सोम प्रकाश दोस्तों पहला समाचार पत्र था जो इस एक्ट का शिकार बना। और उत्तराखंड में आता है दोस्तों समय विनोद, जो कि 1878 में बंद हो गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का वह समाचार पत्र कौन सा है जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का शिकार हुआ था। तो दोस्तों समय विनोद था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों मतलब हमसे पूछा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन भाग नहीं लेता। तो इसमें दोस्तों राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि भाग कौन कौन लेता है, तो दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के भी दोस्तों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दर्शाया है। तो जो दोस्तों MS वर्ड में लेआउट का फोल्ड जो दर्शाया है तो वह दोस्तों प्रिंट लेआउट में दर्शाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 हमें दी हैं। एक तरफ दोस्तों हमें अनुसूची दी है, जो हमारी 12 अनुसूची हैं संविधान में, उन्हीं में से अनुसूची दी है। ठीक है। और सूची जो 2 दी है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जो अनुसूची का उल्लेख किया गया है तो वह दिया है। ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया, तो प्रथम अनुसूची जो है दोस्तों, तो इसमें राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के नाम और उनका विस्तार किया गया है। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल से संबंधित है। ठीक है। और 11वीं अनुसूची ये दोस्तों पंचायती राज, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समतल घाटियां जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित हैं। तो दोस्तों दून कहाँ पर स्थित हैं ये हमें बताना है। तो हम अपने उत्तराखंड में पढ़ते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो है दोस्तों दून स्थित होते हैं। ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। जैसे सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है, देहरादून, तो वह लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि AI टूल ChatGPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है।
तो चैट जीटीपी ये दोस्तों ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक था दोस्तों चैट बोर्ड जो बनाया था तो वो दोस्तों गूगल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2। ठीक है, एक साइड में दोस्तों हमें अनुच्छेद दिए हैं और अनुच्छेद से संबंधित उनका उल्लेख किया गया है दूसरी सूची में। तो अनुच्छेद 16 में क्या है, तो इसमें दोस्तों लोक नियोजन से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये हमने इसको मैच किया और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला कोट हमारा राइट हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि सिर्फ 21 में क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में दोस्तों हमें प्राचीन स्थल दिए और सूची 2 में पुरातात्विक खोज दी गई है। तो लोथल से दोस्तों किसकी खोज की गई है, पोतगा की खोज, मतलब जो बंदरगाह है दोस्तों प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता का, तो वह दोस्तों लोथल से मिला है। ठीक है, जैसे दोस्तों बनावली, तो बनावली से क्या मिला, हल की टेराकोटा प्रतिकृति, मतलब टेराकोटा मतलब मिट्टी से बना हल मिला था, कहाँ से, बनावली से। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा सही आंसर जो बनेगा इसमें ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमने देखिए क्या क्या मैच किया, लोथल को हमने पोतगा से मैच किया, बनावली को हमने हल से मैच किया। ठीक है, और जो दोस्तों धोलावीरा है तो वह आपका हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख यहाँ से मिला है। ठीक है, और कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो सुमेलित करना है हमें। तो देखिए बैंक दर, तो बैंक दर क्या है, मौद्रिक नीति है, सही बात है। कर क्या होता है, तो राजकोषीय नीति होता है, ये भी दोस्तों सही है। रेपो दर क्या होता है, तो ये भी दोस्तों मौद्रिक नीति होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बजट घाटा, तो ये दोस्तों मौद्रिक नीति नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा मेल जो है दोस्तों, तो वह आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं। तो प्राथमिक चट्टानें जो होती हैं तो वह दोस्तों आग्नेय चट्टानें होती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मैग्मा और लावा के रूप से जो बनती हैं तो वह दोस्तों आपकी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। इसमें दोस्तों आपकी बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ पर आती हैं, सब आग्नेय चट्टानों में ही आती हैं। सोना वगैरह सब कहाँ पर पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्सटाइल फाइल, ये दोस्तों कुकी कहलाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये रसायन को शामिल नहीं किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सुमेलित युग्म का चयन करना है तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब जो मानस नेशनल पार्क है तो वह आपका असम में स्थित है। पन्ना दोस्तों एमपी में स्थित है। मध्य प्रदेश में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में सिमलीपाल, यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन बने, तो मोरारजी देसाई, जगजीवन राव, वाई.वी. चाहवाड़ ये भी बने हैं दोस्तों, और चौधरी चरण सिंह ये भी बने हैं। तो बने कौन नहीं, चंद्रशेखर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है दोस्तों कि किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए
सेफ्टी बल्ब के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। तो ये कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सिर पर लाठी पड़ने के कारण हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सेफ्टी बल्ब किसने कांग्रेस को कहा? लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं। तो इसमें दोस्तों संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमने इस पेपर में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल दोनों से संबंधित प्रश्न देखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक जो है दोस्तों, तो वह आपका आधारभूत ढांचा पर व्यय नहीं है, जबकि शिक्षा पर व्यय, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर व्यय, ये तीनों दोस्तों आपके पूंजी निर्माण के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो दोस्तों पहला कथन है कि मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई। तो ये दोस्तों आपका ठीक है गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मुद्रा ऋण शिशु, किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों जो मुद्रा एक योजना है, ठीक है, मुद्रा बैंक, तो उससे क्या होता है कि ऋण मिलता है शिशुओं को, किशोरों को और तरुण को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि केवल कथन दूसरा सही है। ठीक है, पहला कथन दोस्तों गलत है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये दोस्तों 8 अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में दोस्तों आपके पदाधिकारी दिए और उनकी साइड में उनके दायित्व दिए हैं, मतलब कार्य दिए हैं। तो दोस्तों इसमें पहला पदाधिकारी है सन्निधाता। तो ये कौन होता है? ये दोस्तों कोषाध्यक्ष होता है। शीताध्यक्ष ये दोस्तों राज्य के भूमि का अध्यक्ष होता है। सूराध्यक्ष ये दोस्तों आबकारी विभाग का अध्यक्ष। और पोतवाध्यक्ष कौन होता है? ये दोस्तों आपका बार माप विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है दोस्तों साईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। ठीक है, तो सही बात है दोस्तों। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। तो ये भी दोस्तों आपका सही है। स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। तो ये भी दोस्तों सही है। आता है रेनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में दोस्तों हमें योजना दी है और एक साइड में उनके उद्देश्य दिए हैं। तो सबसे पहले है उदय योजना। तो उदय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है दोस्तों बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार। ठीक है, मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? तो ये दोस्तों सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋणों का पुनरावर्तित रूप है। ठीक है, फिर है दोस्तों हृदय योजना। तो हृदय योजना क्या है? तो ये दोस्तों विरासत शहरों के अद्वितीय स्वरूप को संरक्षित करना है। अमृत योजना क्या है? तो ये दोस्तों 500 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारना, ये दोस्तों आपका अमृत योजना के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये योजनाएं आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी घाट कहे जाते हैं। तो पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों बताना है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए दूसरे
को कारण आर कहा गया है? कुट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कथन ए और कारण आर, ठीक है। तो कथन ए है कि जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा जाता है। तो दोस्तों सही बात है, कहा जाता है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा हमारा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही उत्तर नहीं है, ठीक है। सॉरी, सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो ये हमारा राइट है। अगला प्रश्न है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसे दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्गीकृत किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताना है कि भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी ये दोस्तों आपकी कृषि में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। मतलब क्या होता है कि खेत में इतना कोई कार्य नहीं होता, फिर भी इसमें दोस्तों 10-10 लोग कार्य करने को लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि छिपी बेरोजगारी है, ठीक है। मतलब खेत में इतने लोगों की आवश्यकता ना होकर भी उसमें जब ज़्यादा लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हमें छिपी हुई बेरोजगारी का एक उदाहरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों कनेरी धारा, कनेरी धारा क्या है? तो ये दोस्तों होती है दक्षिण, ठीक है। कनेरी धारा जो होती है, जो ये दोस्तों हम्बोल्ट धारा होती है, ठीक है। लैब्राडोर धारा ये दोस्तों आपकी उत्तरी अमेरिका, सॉरी, जो कनेरी धारा है तो ये दोस्तों आपकी उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट होता है, ठीक है। लैब्राडोर धारा ये दोस्तों बैफिन की खाड़ी में उत्पादित, ठीक है, उत्पादित धारा होती है। और फोकलैंड जो होती है ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट पर उत्पन्न होती है। और पेरू ये दोस्तों हम्बोल्ट की धारा है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने मैच किया इन धाराओं से संबंधित, और दोस्तों ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं, बार बार आपको पेपर में देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास, जिसमें हमने आबकारी और परिवहन आरक्षी के पेपर को पूरा सोल्व किया, रीजनिंग भी सोल्व की, कंप्यूटर भी सोल्व किया, हिंदी, उत्तराखंड जीके और जीएस, मतलब 100 के 100 प्रश्न हमने सोल्व किए हैं, ठीक है। पूरी क्लास दोस्तों हमारी 1 घंटे से ज़्यादा की हुई, और पूरी क्लास करने में दोस्तों मेरा गला भी सूख गया, और आपको आई होप क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। जो नए दोस्त हैं जिन्होंने क्लास देखी दोस्तों, आपको जरूर फायदा मिलेगा कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों जो हमारे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने ये पेपर दिया और उनका पेपर सही नहीं गया, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप ये देखिएगा कि आपका किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन गलत हुआ है, और उस टॉपिक को दोस्तों आप इतना मजबूत बनाइए कि जिससे आने वाले पेपर में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वह आप गलत नहीं कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, आने वाले दिनों में आपकी नई भर्तियां आने वाली हैं। हो सकता है आपको जुलाई महीने में ही नई स्टेनो, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड आदि की भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास टाइम है, अभी कोई भर्ती नहीं है, तो आप उससे पहले दोस्तों अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है। 14 तारीख को दोस्तों आपका पीसीएस का पेपर होना है, उससे पहले दोस्तों आप अपने करंट अफेयर को जरूर देख लें, क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, पहले यूके SSSC करंट अफेयर्स नहीं पूछता था, ठीक है। अब देखिए इसने भी करंट अफेयर्स पूछना स्टार्ट कर दिया है। हम सब दोस्तों भ्रम में रह गए कि करंट अफेयर यूके SSSC के द्वारा नहीं पूछा जाएगा, पर दोस्तों हमने अपने इस चैनल पर बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ा था, और उसमें से दोस्तों कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे गए थे। पर क्या करें दोस्तों, 2021 तक का करंट अफेयर्स पूछ लिया गया था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।